कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग में चार चांद लगा देते हैं। यानी कि आप जब सेंटेंस बोलते हैं तो आप बीच में जो अटक जाते हैं ना, तो कुछ वर्ड्स की कमी रह जाती है, जिनके कारण या तो आपका सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो पाता या फिर आपका जो सेंस आप निकालना चाहते हैं वो सेंस सही से नहीं निकल पाता। तो चलिए कुछ वर्ड्स को देखते हैं जो रोजाना आपकी इंग्लिश में बोले जाते हैं और इससे आपकी जो वोकैब पावर है ना वो भी मजबूत हो जाएगी। तो सबसे पहला है एज ऑफ नाउ। एज ऑफ नाउ का मतलब होता है अब से, मतलब प्रेजेंट से, अब से। देखिए जैसे आप बोलते हैं ना कई बार अब से मैं पढ़ूंगा। मान लीजिए कि आप पढ़ते लिखते तो है नहीं, पूरा दिन खेलते कूदते रहते हैं, तो आपके घर वाले आपको मतलब सुना देते हैं खरी खोटी कि भाई पढ़ता लिखता तो है नहीं, दिन भर यूं ही घूमता रहता है। तब आप बोलते हैं ना ठीक है अब से मैं पढ़ूंगा, मतलब आप बोल सकते हैं एज ऑफ नाउ आई विल स्टडी। एज ऑफ नाउ आई विल स्टडी। यहां पर देखिए अब से, इसके लिए हमने यूज किया है एज ऑफ नाउ। मैं पढ़ूंगा यानी कि आप फ्यूचर की बात करें कि हाँ भाई अब से मैं आने वाले समय में पढ़ूंगा, तो बोलोगे आई विल स्टडी यानी कि मैं पढ़ूंगा। ठीक है, तो ये फ्यूचर का टेंस आप लगा सकते हैं इसको। अब से वो लगातार काम करेगा, अब से, तो बोलोगे एज ऑफ नाउ ही विल डू वर्क रेगुलरली, या फिर आप रेगुलरली के स्थान पर कंटिन्यूसली का भी यूज कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ ही विल डू वर्क कंटिन्यूसली, इस तरह से भी आप बोल सकते हैं। तो यहां पर हमने सीखा है कि एज ऑफ नाउ का मतलब होता है अब से, यानी कि प्रेजेंट से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड है आपका अपार्ट फ्रॉम। अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है के अलावा, किसी चीज के अलावा। अब देखिए कई बार आप बोलते हैं ना वो हिंदी के अलावा इंग्लिश भी जानता है, वो स्कूल के अलावा ट्यूशन भी जाता है, या फिर वो मतलब तुम्हारे अलावा उससे भी बात करता है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उन सबको आप अपार्ट फ्रॉम से बना सकते हैं। इसके सेंटेंसेस को बनाने के लिए देखिए स्ट्रक्चर तो कई तरह से बना सकते हैं आप। सेंटेंस को जैसे आप हिंदी में घुमा फिरा कर बोल देते हैं, उसी तरह से इंग्लिश में भी आप अपने सेंटेंस को घुमा फिरा कर बोल सकते हैं। तो जिस स्ट्रक्चर के द्वारा मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा वो ये है कि आपको सबसे पहले अपार्ट फ्रॉम लिखना है, फिर आपका जो पहला कार्य है उसको लिखना है, और फिर आपका जो दूसरा कार्य है उसको लिखना है। देखिए वह हिंदी के अलावा अंग्रेजी भी बोलता है, यानी कि आप बोलना चाहते हैं कि वो हिंदी तो बोलता ही है, अंग्रेजी भी बोलता है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं अपार्ट फ्रॉम हिंदी, यानी कि हिंदी के अलावा ही ऑल्सो स्पीक्स इंग्लिश। वह क्या बोलता है, अंग्रेजी भी बोलता है, यानी कि हिंदी तो बोलता ही बोलता है, अंग्रेजी भी बोलता है। देखिए राहुल स्कूल के अलावा ट्यूशन भी जाता है, यानी कि एक काम के अलावा दूसरा काम भी करता है। तो आप बोलोगे अपार्ट फ्रॉम स्कूल, स्कूल के अलावा ही ऑल्सो गोज टू ट्यूशन। वह कहां पर भी जाता है, ट्यूशन भी जाता है। अब ये जो ऑल्सो मैंने बीच में लगाया है ना इन दोनों सेंटेंसेज में, इसका मतलब है भी, यानी कि उसके अलावा वो भी करता है। ठीक है, इस तरह से आप अपार्ट फ्रॉम का मतलब निकाल सकते हैं, किसी चीज के अलावा। तो अब से आपको कोई भी ऐसा सेंटेंस बोलना है कि भाई वो मेरे अलावा तुमसे भी बात करता है, वो हमारे अलावा वहां भी जाता है, वो यहाँ के अलावा उसको भी देखता है, तो इस तरह से आप अपार्ट फ्रॉम का यूज कर सकते हैं। देखिए एक सेंटेंस है फॉर द सेक ऑफ। ये जो आपका पूरा क्लॉज है फॉर द सेक ऑफ, इसमें देखिए इसका मतलब होता है के खातिर, या फिर के लिए, या फिर के वास्ते। अब देखिए यहां पर ना कई बार आप इस तरह के सेंटेंसेस भी बोलते हैं कि भाई ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है, या फिर ये सब मैंने तुम्हारे खातिर किया है, या फिर तुम्हारे वास्ते किया है। तो उस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए आपको फॉर द सेक ऑफ का इस्तेमाल करना है। देखिए जैसे कि मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूं, यानी कि आपसे किसी ने पूछा कि भाई तुम ये किस लिए कर रहे हो, तो कई बार बोलते हैं ना भाई मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा हूं, तो आप बोल सकते हैं आई एम डूइंग दिस फॉर द सेक ऑफ यू, यानी कि मैं तुम्हारे लिए, फिर आपके लिए ये सब कुछ कर रहा हूं। ठीक है, सेंटेंस है प्रेजेंट का कंटिन्यूअस। मैंने ये तुम्हारी खातिर किया है। कैमरा बोलते हैं ना मैंने ये तुम्हारी खातिर किया है, या फिर तुम्हारे वास्ते किया है, या फिर तुम्हारे लिए किया है। तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, एक सेंटेंस को किसी भी तरह से मतलब घुमा फिरा कर बोल सकते हैं, बाकी मीनिंग तो वही है ना। तो इंग्लिश में तो आपको फॉर द सेक ऑफ का ही यूज करना पड़ेगा। आप बोलोगे आई हैव डन दिस फॉर द सेक ऑफ यू, यानी कि ये सब जो मैंने किया है ना ये तुम्हारे लिए किया है, तुम्हारे वास्ते किया है, तुम्हारे खातिर किया है। इस तरह से आप फॉर द सेक ऑफ का मीनिंग निकाल सकते हैं, किसी के खातिर, किसी के लिए, या फिर किसी के वास्ते। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा, देखिए उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसमें हमने बेसिक से एडवांस्ड लेवल तक इंग्लिश ग्रामर को कवर किया है। इंग्लिश के सभी क्लास नोट्स आपको मिलेंगे, आपको बच्चों के साथ प्रैक्टिस करने का ऑप्शन मिलेगा, आप A to Z वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं, प्रैक्टिस क्विज, कोर्स सर्टिफिकेट, सब कुछ आपको दिया जाएगा। और इसका जो प्राइस है वो सिर्फ 299 है, इसी में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर हमें ई बुक्स की ज़रूरत है, तो ई बुक्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप हमारी ई बुक्स को भी
परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और ये PDF के रूप में आपको मिलेंगी, किसी को भी किसी के फिजिकल एड्रेस पर नहीं भेजी जाएंगी। नेक्स्ट वर्ड है आपका मोर ओवर। मोर ओवर का मतलब होता है, बताइए इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ के अलावा या फिर इसके साथ साथ, मतलब आप एडिशन में कोई और काम भी करते हैं। अब देखिए जैसे हमने मतलब किसी चीज़ के अलावा, इसका जो मीनिंग है वो अपार्ट फ्रॉम से भी निकाला था, अभी पढ़ा था ना, अपार्ट फ्रॉम दिस आई ऑल्सो डू दैट, मतलब इसके अलावा मैं वो भी करता हूँ। तो अपार्ट फ्रॉम का मतलब भी होता है के अलावा, और मोर ओवर का मतलब भी होता है किसी चीज़ के अलावा या फिर इसके साथ साथ मैं ये भी करता हूँ। इसमें वही चीज़ है, आपको पहला सेंटेंस सबसे पहले लिखना है, फिर मोर ओवर, और फिर आपको अपना सेकंड सेंटेंस लिखना है। देखिए मैं पढ़ता हूँ, इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ। अब जैसे कई बार आपके जो आपके दोस्त मिल जाते हैं या फिर आपके रिश्तेदार होते हैं, वो आपसे कई बार पूछते हैं ना भाई तुम क्या कर रहे हो, तो बोलते हैं कि भाई मैं तो पढ़ता हूँ लेकिन इसके साथ साथ में गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर रहा हूँ, यानी कि इसके अलावा मैं गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर रहा हूँ या फिर इसके साथ साथ में गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर रहा हूँ। यानी कि पढ़ने के साथ साथ ये आपका एडिशनल वर्क है कि आप तैयारी कर रहे हैं किसी चीज़ की। तो मतलब एडिशनल जो आपका काम होता है उसको दिखाने के लिए आप मोर ओवर का यूज कर सकते हैं। देखिए आप बोल सकते हैं आई स्टडी, मतलब मैं पढ़ता हूँ। मोर ओवर आई एम प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, यानी कि मैं पढ़ता हूँ और इसके अलावा मैं क्या कर रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। नेक्स्ट है वह स्कूल जाता है, इसके अलावा छात्रों को भी पढ़ाता है, यानी कि वो स्कूल भी जाता है और स्कूल के अलावा वो वहाँ पर छात्रों को भी पढ़ाता है। तो आप बोल सकते हैं ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। मोर ओवर ही ऑल्सो टीचेज स्टूडेंट्स, यानी कि वो क्या करता है, छात्रों को भी पढ़ाता है। तो इस तरह से आप मोर ओवर का यूज कर सकते हैं किसी चीज़ के अलावा या फिर इसके साथ साथ वो दूसरा काम भी करता है उसके लिए। समझ में आ गया। नेक्स्ट है सेड टू। सेड टू का मतलब होता है कहा जाता है, मतलब जैसे आप बोलते हैं ना भाई ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर भूत रहते हैं, तो कई बार आपने सुना होगा ना भाई ऐसा कहा जाता है वैसा कहा जाता है। तो ये जो कहा जाता है इसमें आप किसका यूज करते हैं, सेड टू का यूज करते हैं। तो ज़्यादातर आप ऐसा बोलते हैं इट इज सेड टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर अदर वर्ड्स। बाकी यहाँ पर जो इट है ये चेंज होता रहेगा आपके सेंटेंस के अनुसार। जैसे कि ऐसा कहा जाता है कि वो बहुत बुरा लड़का है, ठीक है, तो आप बोल सकते हैं इट इज सेड दैट ही इज वेरी बैड बॉय, ठीक है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। या फिर यदि आप इसको पैसिव की तरफ लेकर जाना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं ही इज सेड टू बी बैड बॉय, यानी कि उसे बुरा लड़का कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर तो हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया कि भाई ही इज सेड टू बी बैड बॉय, मतलब उसे बुरा लड़का कहा जाता है। और यहाँ पर हमने लिख दिया इट इज सेड दैट, ऐसा कहा जाता है। इसको थोड़ा मतलब खोल कर लिख दिया, यहाँ पर विस्तार से बता दिया हमने सारी चीजें। ठीक है, तो ही इज वेरी बैड बॉय मतलब वह बहुत बुरा लड़का है। ठीक है, तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ऐसा कहा जाता है कि वो कभी नहीं मरता, ऐसा कहा जाता है कि वो कभी नहीं मरता है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं इट इज सेड दैट ही नेवर डाइज, यानी कि वह कभी नहीं मरता है। तो इस तरह से सेड टू का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कहा जाता है। और सेड टू बी ये आपका पैसिव की तरह काम करेगा। ठीक है, इसमें जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा छोटा कर दिया जाता है और आपका जो एक तरह से सब्जेक्ट होता है ना उसको मतलब छुपा दिया जाता है, यानी कि उसको दिखाया नहीं जाता है। तो इस तरह से आप सेड टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है बाय द वे। बाय द वे का मतलब होता है वैसे या फिर परंतु। परंतु का मतलब है जैसे आप बोलते हैं ना वैसे मैं जा रहा हूँ, वैसे मैं ये कर रहा हूँ, वैसे तुम आ सकते हो, वैसे तुम वहाँ जा सकते हो। मतलब आप बीच में जब सेंटेंस को काट करके अपनी किसी दूसरे की बात को काट करके अपनी बात को बीच में लगा देते हैं कि भाई ठीक है वैसे तुम कर सकते हो। मतलब पहले तो आपने मना कर दिया, जैसे कि तुम वहाँ नहीं जा सकते, वैसे तुम हमारे घर आ सकते हो, मतलब तुम वहाँ तो जा नहीं सकते, वैसे हमारे घर आ सकते हो। तो मतलब आपने बात को किसी को काट कर और अपनी बात बीच में मतलब कह दी। ठीक है, तो आप बाय द वे का यूज करते हैं। कैसे बोलोगे, वैसे मैं जाऊंगा, कई बार बोलते हैं ना हाँ भाई वैसे तो मैं जाऊंगा, बाकी मैं तुम्हें और बता दूंगा, बोलते हैं ना कई बार। तब बोल सकते हैं बाय द वे आई विल गो, यानी कि वैसे तो मैं जाऊंगा, बाय द वे आई विल गो, वैसे तुम जा सकते हो, वैसे तुम जा सकते हो। तो आप बोलोगे बाय द वे यू कैन गो, या फिर यू मे गो भी आप बोल सकते हैं। ये आपके सेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई आप किस तरह से बोलना चाहते हैं। ठीक है, बाय द वे यू कैन गो यानी कि आप जा सकते हैं, इस तरह से बोल सकते हैं। तो बाय द वे का मतलब है वैसे या फिर परंतु। ठीक है, एक होता है वर्ड ऑल्सो, आल्सो भी आप बोलते हैं, ऑल्सो भी बोलते हैं। तो इसका मतलब होता है भी, यानी कि आप जब जैसे मैंने पीछे बोला था ना मैं भी आऊँगा, वह भी जाएगा, तो मतलब ये जो भी वाला वर्ड है ना इसको बोलने के लिए आप ऑल्सो का यूज करते हैं। इसका जो सेंटेंस है वो और जो आपके सेंटेंसेज होते हैं उनकी तरह ही बनेगा, सिर्फ इसमें आपको इस भी वर्ड के लिए ऑल्सो का इस्तेमाल करना है। देखिए जैसे कि मैं बोलता हूँ कि भाई राम तो सो रहा है,
आप बोलोगे राम सो रहा है, हाँ वो भी सो रहा है, यानी कि आप दूसरे बंदे के बारे में बात कर रहे हैं। वो तो सो ही रहा है, उसके साथ साथ वह भी सो रहा है। तो आप बोलोगे ही इज ऑल्सो स्लीपिंग। जैसे कि आप बोलते हैं ना भाई वो तो पढ़ रहा है और मैं भी पढ़ रहा हूँ, यानी कि मैं भी पढ़ रहा हूँ, वो भी पढ़ रहा है, मैं भी पढ़ रहा हूँ। तो मतलब ये भी के लिए आप ऑल्सो का यूज करते हैं। और देखिए पापा भी आ रहे हैं, जैसे आप कई बार बोलते हैं ना भाई हमारे सारे गेस्ट आ रहे हैं, तो आप बोलते हैं ना भाई हाँ वो तो आ रहे हैं लेकिन हमारे पापा जी भी आ रहे हैं, पापा भी आ रहे हैं। तो बोलोगे पापा इज ऑल्सो कमिंग, पापा इज ऑल्सो कमिंग। कुछ बच्चों को डाउट रहता है सर डायरेक्ट पापा लिख दिया, यहाँ पर फादर डैड ऐसा भी तो लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है पापा ही, तो इससे भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है ऑन द अदर हैंड। ऑन द अदर हैंड का मतलब होता है दूसरी तरफ। जैसे आप बोलते हैं ना एक तरफ तो ऐसा है और दूसरी तरफ वैसा है, तो ऑन द अदर हैंड, ठीक है। इसमें आपको सबसे पहले फर्स्ट वर्क, फिर आपको लिखना है ऑन द अदर हैंड, और फिर आपका जो सेकंड वर्क है उसको आपको लिख देना है। जैसे कि वह फोन चला रहा है लेकिन दूसरी तरफ वो पढ़ रहा है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि भाई आप फोन में से पढ़ते हैं और फोन को मतलब पढ़ते हैं तो वो दिखता ही है भाई कि भाई फोन चल रहा है। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं कि भाई ऑनलाइन जमाना है तो ऑनलाइन पढ़ते हैं, तो मतलब वो फोन तो चला ही रहा है लेकिन दूसरी तरफ वो पढ़ भी तो रहा है ना, तो आप इस तरह से बोलते हैं। तो आप बोल सकते हैं ही इज ऑपरेटिंग फोन बट ऑन द अदर हैंड ही स्टडीज। ही इज ऑपरेटिंग फोन बट ऑन द अदर हैंड ही इज स्टडीज, ठीक है। इस तरह से आप बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया कि वो ही स्टडीज या फिर ही इज स्टडिंग, इस तरह से आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कंटिन्यूटी में आपको यदि इसको लेकर आना है तो ही इज स्टडिंग भी आप लिख सकते हैं, कभी आप इसको देखकर कंफ्यूज हो जाएं। पापा टीवी देख रहे थे लेकिन दूसरी तरफ उन्हें काम करना था। मतलब पापा तो टीवी देख रहे थे पर दूसरी तरफ उन्हें काम भी तो करना था, इसलिए मैंने उनको वहां से मतलब बुला लिया, हटा दिया या टीवी बंद कर दिया, कुछ इस तरह का केस हो सकता है। तो आप बोलोगे पापा वॉज वॉचिंग टीवी बट ऑन द अदर हैंड ही हैड टू डू वर्क। मतलब उन्हें काम करना था इसलिए मैंने मतलब उनको वहाँ से उठा दिया। पापा टीवी देख रहे थे लेकिन दूसरी तरफ उन्हें काम भी तो करना था ना, तो पापा वॉज वॉचिंग टीवी, पापा टीवी देख रहे थे, बट ऑन द अदर हैंड, परंतु दूसरी तरफ ही हैड टू डू वर्क, उन्हें काम करना था। देखिए हैड टू, हैज टू, हैव टू, ये तो मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है। यदि आपको ये समझ में नहीं आया कि हैड टू यहाँ कैसे आ गया तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है ईदर। ईदर का मतलब होता है भी, जैसे ऑल्सो का मतलब होता है ना भी, उसी तरह से ईदर का मतलब भी होता है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, वो क्या है कि ये सिर्फ नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए यूज किया जाता है। जो ऑल्सो है उसको हम नेगेटिव पॉजिटिव किसी में भी कर सकते हैं, लेकिन जो ईदर है वो सिर्फ और सिर्फ आपका ज़्यादातर नेगेटिव सेंटेंसेज में यूज होता है। इसको सेंटेंस में यूज करने का फॉर्मूला ये है कि इसमें सबसे पहले सेंटेंस लिखना पड़ेगा और लास्ट में आपको ईदर लगाना पड़ेगा। जैसे कि वह भी नहीं आया। अब वैसे तो हम बोल सकते हैं कैसे बोला था हमने, वह भी नहीं आया, तो आप यहाँ पर ऑल्सो का यूज करके इसको बोल सकते हैं। लेकिन जब हम ईदर का यूज करेंगे तो ईदर को हमेशा सेंटेंस के लास्ट में लगाएंगे, कभी भी बीच में आपको नहीं लगाना है, ठीक है। ये इसकी खासियत है। तो आप बोल सकते हैं ही डिडंट कम ईदर, वह भी नहीं आया, पापा भी नहीं गए, या फिर मैं भी नहीं जाता। आप बोलते हैं ना कई बार पापा भी नहीं गए भाई वहां पर, या फिर आप बोल सकते हैं भाई मैं भी नहीं जाता वहां पे। तो आप बोल सकते हैं पापा डिडंट, अब यहाँ पर गए के लिए देखिए यहाँ पर मैंने कम लिख दिया तो टाइपिंग मिस्टेक थे, यहाँ पर हम गो कर देंगे। तो चलिए कर दिया हमने गो। पापा डिडंट गो ईदर, या फिर आप यहाँ के लिए मैं भी नहीं जाता, आप बोल सकते हैं आई डोंट गो ईदर, ठीक है। तो ईदर का इस्तेमाल होगा नहीं के लिए नेगेटिव सेंटेंसेज में, और जहां पर भी आएगा वहां पर, ठीक है। नेक्स्ट है इवन देन, जिसका मतलब होता है फिर भी। इसमें आप सबसे पहले सेंटेंस, फिर इवन देन, और फिर आप सेंटेंस लिखेंगे। वह मैं बुरा हूं फिर भी मैं जाऊंगा। कई बार ऐसा होता है कि भाई आप किसी के लिए बुरे, वैसे आप अपनी ओर से तो बहुत ईमानदार हैं, अच्छे हैं, लेकिन दूसरे व्यक्ति के लिए आपको मतलब दूसरे व्यक्ति को ऐसा लगता है कि आप बहुत बुरे हैं, मतलब अच्छे नहीं हैं, या फिर आप खराब व्यक्ति हैं, तो आप बोलते हैं कि भाई मैं बुरा हूं उसके लिए लेकिन फिर भी मैं जाऊंगा उसका काम करवाने के लिए। कई बार बोलते हैं ना भाई मैं तो बुरा ही हूं लेकिन फिर भी मैं जाऊंगा, तो आप बोल सकते हैं आई एम बैड बॉय, मैं मतलब बुरा लड़का हूँ, बुरा हूँ, इवन देन फिर भी आई विल गो देयर, मैं वहाँ पर जाऊँगा, मतलब उसका काम करने के लिए जाऊँगा, उसकी हेल्प करने के लिए जाऊँगा, ठीक है। इस तरह से वह अमीर है फिर भी ईमानदार है, यानी कि वह अमीर है फिर भी ईमानदार है। कई बार ऐसा होता है ना कि अमीर होते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब घमंड करते हैं, या फिर मतलब बुरी तरह के जो गुण हैं वो आ जाते हैं, तो आप बोलते हैं कि भाई वह अमीर तो है लेकिन फिर भी ईमानदार है, तो बोलोगे ही इज़ रिच इवन देन ही इज़ हॉनेस्ट, यानी कि वह अमीर है लेकिन ईमानदार है। तो इस तरह से आप इवन देन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलिए आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको एक सेंटेंस देता हूं, ऐसे लोगों को पागल कहा जाता है।
इसको आपको कमेंट करके बताना है कि इसकी सही इंग्लिश क्या होगी। ऐसे लोगों को पागल कहा जाता है, ठीक है। तो आप इसको कमेंट करके बता सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।